हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ इटरेटर्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली एन इटरेटर इज, तो ये जो शब्द है इटरेटर, ये आया इटरेबल इस शब्द से। नाउ व्हाट एग्जैक्टली एन इटरेबल इज, सो इटरेबल इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ सम वैल्यूज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल, जैसे कि एरे। अभी इस एरे के ऊपर या फिर इस इटरेबल के ऊपर अगर मुझे कुछ इटरेशंस परफॉर्म करने हो, व्हाट इज एन इटरेशन, तो इटरेशंस मतलब अगर मुझे इस एरे के अंदर की, इटरेबल के अंदर की हर एक वैल्यू को मुझे टेम्पररी सेपरेट करके उस वैल्यू के ऊपर मुझे अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तो उसके लिए जो सिंटैक्स हमें हेल्प करता है उसका नाम है इटरेटर। अभी ऐसे कई सारे सिंटैक्सेस अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस उस इटरेबल के अंदर की वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम फोकस कर रहे हैं तीन इटरेटर्स के ऊपर जिनका नाम है मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों इटरेटर्स में क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस हैं और एक एप्लीकेशन बिल्ड करते वक्त कौन से डिफरेंट यूज केसेस में हम इन तीन अलग अलग इटरेटर्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो हमेशा की तरह एज यू आर एबल टू सी, आई हैव क्रिएटेड टू फाइल्स, HTML एंड जावास्क्रिप्ट, और उन दोनों फाइल्स को मैंने यहाँ पे लिंक भी करके रखा है यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। सो इन द जावास्क्रिप्ट फाइल आई हैव अ प्रोडक्ट्स एरे दैट आई हैव क्रिएटेड, जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स के डिटेल्स है फिलहाल, और इसी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं एज अ इटरेबल। सो इस इटरेबल के ऊपर वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट इटरेशंस रादर, यूजिंग मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस इटरेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैप इटरेटर। सो कुछ इस तरीके से मैप का सिंटैक्स है। सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट्स एरे का नाम यहाँ पे इस एरे की जगह देता हूँ। सो लेट मी कॉल दिस प्रोडक्ट्स डॉट मैप। इस मैप फंक्शन के अंदर वी हैव टू इंसर्ट अ कॉलबैक फंक्शन, और इस कॉलबैक फंक्शन का हर एक आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से, पहला आर्ग्यूमेंट है एलिमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मान लो मैंने इस एलिमेंट को कंसोल लॉग कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, अगला जो एलिमेंट है इस एरे के अंदर का वो मुझे यहाँ पे कंसोल लॉग हुआ दिखाई देगा। और अगर मैंने इसी एलिमेंट को मैंने कहा इंडेक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे उस एरे के अंदर 0, 1, 2 यानी कि हर एक इंडेक्स उस एरे के अंदर का मुझे यहाँ पे प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू विद दिस मैप फंक्शन? सो एज आई हैव रिटन इन दिस कमेंट, we use map function mostly for the transformations. Now what exactly an transformation is? So यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द एक्चुअल प्रोडक्ट्स एरे। मान लो कि मेरे पास एक सिंपल न्यूमरिक एरे है, ओके, और इस पर्टिकुलर न्यूमरिक एरे के ऊपर अगर मैं मैप फंक्शन को कॉल करता हूँ, ई एंड आई, ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मान लो चलो मुझे यहाँ पे करना है ई इंटू ई, मतलब ई स्क्वायर, और इस ऑपरेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट न्यू एरे, या फिर यहाँ पे मैं सिंपल नाम लिखता हूँ स्क्वायर्स, ओके। एंड इफ आई नाउ ट्राई टू कंसोल लॉग द स्क्वायर्स वेरिएबल, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, तो बेसिकली इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ई यानी कि एलिमेंट वेरिएबल के अंदर मुझे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वैल्यू जो है, जो एलिमेंट है वो मिलते जाएगा। And at every iteration of this map iterator, I'm creating a square of every element. Okay, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 and so on. और जो हर एक स्क्वायर यहाँ पे बनते जा रहे हैं, it will be automatically collected into this squares variable in the form of a new array. So जो हमारा squares array है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 1, 4, 9, 16 and 25, the square of each and every element. So we use map mostly for ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हर एक एलिमेंट को मुझे कुछ किसी नए एलिमेंट के अंदर, नई वैल्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, देन आई यूज़ द मैप फंक्शन। अगर इस मैप फंक्शन का इस्तेमाल जो हमारा अगला इटरेटर है फिल्टर, विच वी यूज़ फॉर फिल्ट्रेशन, अगर उसकी तरह मैं करने जाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम हमें क्या फेस करने को मिलता है। तो जब हम फिल्टर के साथ शुरुआत करेंगे, यू विल गेट टू नो कि फिल्टर इस इटरेटर का एक्चुअल इस्तेमाल क्या है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू लेट्स से फिल्टर आउट ऑल द इवन नंबर्स, तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इवन नंबर्स, तो यहाँ पे मैप के अंदर मुझे लगानी पड़ेगी एक कंडीशन, करेक्ट। सो यहाँ पे मल्टी लाइन अभी हमारा होगा, या फिर हम टर्नरी ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क, देन रिटर्न, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं ऑब्वियसली, देन वी हैव टू रिटर्न द एलिमेंट ई। लेकिन एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे?
else what will get returned. So if you are using the if else condition, अगर आप else condition को exclude कर दोगे तो by default map function return करता है undefined. अभी यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, दैट्स वाई आई हैव टू राइट सम एल्स कंडीशन. लेकिन अगर मैंने इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स भी इस्तेमाल करना चाहा और एल्स का पार्ट मैंने लिखा ही नहीं, सिर्फ इफ कंडीशन लिखा, तो ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और जिससे हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सो इवन नम्स, सो यहाँ पे अनडिफाइंड 2, अनडिफाइंड 4 एंड अनडिफाइंड. सो यहाँ पे सिर्फ केवल अगर मुझे 2 और 4 ये दो ही नंबर्स को अगर मुझे रिटर्न करना हो तो वो प्रोविजन मैप फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है. इफ़ यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग बाय डिफॉल्ट इट इज़ अनडिफाइंड. ठीक है, दैट्स वाई वी यूज़ मैप फंक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी इसे हम अगर प्रोडक्ट्स के मामले में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. चलो कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं. ईच प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइज. ओके, मान लो अगर मुझे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट की जो डिफ़ॉल्ट प्राइस है उसके ऊपर मुझे 18% जीएसटी लगा के जो एक्चुअल प्राइस है उसे कैलकुलेट करना है और एक नया प्रोडक्ट्स का एरे बनाना है जिसके अंदर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो विथ 18% जीएसटी हो. सो द ऑपरेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एट एवरी इटरेशन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट एलिमेंट डॉट प्राइस. ओके, सो ये एलिमेंट डॉट प्राइस मुझे निकाल के देगा इंडिविजुअल प्राइस ऑफ द करंट एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर करंट इटरेशन. अभी इसका अगर मुझे 18% निकालना हो तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, इंटू 18, ओके, होल डिवाइडेड बाय 100. तो ये बन गई मेरी न्यू प्राइस. कांस्टेंट न्यू प्राइस इज इक्वल टू दिस. अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस न्यू प्राइस को ओवरराइड करना है. सो एट एवरी इटरेशन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ. सो या कुछ इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिखता हूँ मैं. यहाँ पे मुझे एवरी इटरेशन के ऊपर मुझे मिलने वाला है कुछ इस तरीके का एलिमेंट जिसके अंदर कुछ आईडी हो, राइट, जिसके अंदर कुछ टाइटल हो एंड जिसके अंदर कुछ प्राइस हो. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट एवरी इटरेशन इन द एलिमेंट वेरिएबल. अभी ये जो न्यू प्राइस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन दिस एग्जिस्टिंग प्राइस एलिमेंट डॉट प्राइस, इस न्यू प्राइस को मुझे ओवरराइड करना है यहाँ पे इनटू द एग्जिस्टिंग प्राइस. हाउ एम आई सपोज टू डू दैट. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ. पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. सो लेट मी शो यू अ सिंटैक्स. एन ऑब्जेक्ट ट्रिपल डॉट दैट इज अ स्प्रेड ऑपरेटर एलिमेंट. अभी इस एलिमेंट वेरिएबल के अंदर जो भी की वैल्यू पेयर्स है वो मुझे परसिस्ट करनी है, एज इट इज़ रखनी है यूजिंग दिस स्प्रेड ऑपरेटर, कॉमा ओनली द डिफरेंस विल बी विद दिस प्राइस की एंड इट्स वैल्यू. सो न्यू प्राइस. अभी यहाँ पे क्या होगा, दिस स्प्रेड ऑपरेटर विल कंपेयर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड द एडिशन द न्यू की वैल्यू पेयर दैट वी आर ट्राइंग टू ऐड. सो रादर एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट, राइट, प्राइस और उसकी वैल्यू ऑलरेडी है. तो चूंकि हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्राइस और उसकी न्यू प्राइस लिख रहे हैं तो इस एलिमेंट के अंदर के सारे की वैल्यू पर सेम रहेंगे एक्सेप्ट दिस प्राइस एंड विल गेट अ न्यू, लेट्स से एलिमेंट इज इक्वल टू, या फिर एलिमेंट विथ जीएसटी इज इक्वल टू दिस. ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू कंसोल लॉग दिस, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. सो एलिमेंट विथ जीएसटी अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है. सो राइट नाउ यू आर एबल टू सी विथ, ओके सॉरी, देर इज़ अ प्रॉब्लम, लिटिल प्रॉब्लम ओवर हियर. मुझे यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट्स तो मिल गए लेकिन हर एक एलिमेंट के अंदर की अगर प्राइस देखोगे तो ये सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट होके यहाँ पे मुझे मिला है. सो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू कीप द ओरिजिनल प्राइस. सो एलिमेंट डॉट प्राइस प्लस, सो ओरिजिनल प्राइस के अंदर जो कैलकुलेटेड जीएसटी है वो ऐड होगा और वो ऐड होने के बाद क्या होगा, न्यू प्राइस कैलकुलेट होगी. नाउ इफ आई सेव दिस फाइल एंड चेकआउट माई कंसोल तो यहाँ पे देखो अभी एक्चुअल प्राइस क्या हो गई इंक्लूडिंग जीएसटी 94,282, लेकिन ओरिजिनल प्राइस क्या थी 79,900. ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग अवर एलिमेंट्स विद जीएसटी. अभी ईच एलिमेंट विद जीएसटी आई जस्ट नीड टू रिटर्न. सो इसको शॉर्ट करने के लिए मैं ये जो वेरिएबल असाइनमेंट है इसको हटाता हूँ और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट के सामने. नाउ व्हाट विल गेट अ न्यू एंटायरली न्यू एरे, एंटायरली न्यू इटरेबल जिसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस के साथ अवेलेबल होंगे और इसका मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक नया एरे. सो लेट्स से प्रोडक्ट्स विथ जीएसटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट मैप व्हाटएवर इट इज. I'll just simply console log the entire
products with GST array, and this is how the output will look like. So as you are able to see, we have received all the elements inside our array. लेकिन if I expand each and every element, I'm not getting the original value, but I'm getting the original value plus GST, और जो टोटल वैल्यू है मुझे यहाँ पे मिल रही है. सो कुछ इस तरीके से वी कैन यूज़ द मैप इटरेटर. अभी इसके बाद बारी है सीखने की फिल्टर नाम के एक इटरेटर के बारे में. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट है इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इस पूरे कोड को भी मैं कमेंट करता हूँ, बिकॉज वी नो मोर रिक्वायर दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड राइट नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फिल्टर इटरेटर. So before uncommenting the filter iterator syntax, let me just show you by using the similar example of simple numbers what exactly filter iterator is. Remember map function के वक्त क्या हुआ था? If I'm trying to filter out a few values, if I'm trying to filter specific values to create a new filtered values array, तो मुझे condition जब false होती है, मतलब else condition के अंदर अगर if I'm not returning anything, why I'm speaking so much, let me implement it. So if I just create let's say array is equal to array of numbers, okay, simple. So array dot map अगर मैंने लिखा, इस बार if else condition के उपयोग से मैं आपको implement करके दिखाता हूँ. So map element and index. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ if element mod 2 equal to 0 then return e. अभी यहाँ पे मैंने else statement नहीं लिखा, यानी कि else do nothing ना, सिंपल. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से even numbers नाम का एक array बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ even नंबर को रिटर्न कर रहा हूँ, if the condition matches then only the current number will be returned, otherwise nothing will happen. तो by default if there is no else statement, the map iterator will return undefined. Let me show you, let me prove it to you. So even numbers, if I console log the even numbers array, you are able to see else के अंदर चूंकि मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, only if condition मैंने यहाँ पे लिखी है. So automatically if this condition gets false, then the map iterator returns undefined value, and that's what we are going to that's what we are basically getting on the console. अभी यहाँ पे अगर मैंने इस मैप को हटा के यहाँ पे अगर मैंने फिल्टर लिख दिया, तो बाकी मैंने कोड में कुछ चेंजेस नहीं किए, केवल मैप हटा के मैंने लिखा फिल्टर, और यहाँ पे एक और फिल्टर के अंदर चूंकि आप सिंटैक्स देख पा रहे हो, द एंटायर एरे ऑल्सो वी गेट एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट. दैट्स द ओनली सिंटैक्टिकल डिफरेंस ओवर हियर. अगर मैंने बाकी सारा का सारा लॉजिक इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर का अगर मैंने सेम रखा है, देन लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग इनसाइड दिस इवन नंबर्स एरे. सो इफ आई जस्ट जंप इनटू माय ब्राउजर, एज यू आर एबल टू सी कि हम यहाँ पे इफ के अंदर रिटर्न ई कर रहे हैं, इफ द कंडीशन गेट्स ट्रू देन रिटर्न द करंट नंबर, लेकिन एल्स के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा. तो अनलाइक मैप, फिल्टर इज ट्रूली रिटर्निंग नथिंग. मैप फंक्शन बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है, बट फिल्टर फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ क्लीन एरे ऑफ इवन नंबर्स. नाउ लेट्स इंप्लीमेंट इट विद द प्रोडक्ट्स एरे ऑल्सो. तो कौन सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेट मी जस्ट चेक इट आउट. सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, और इस प्रोडक्ट्स के अंदर व्हाट आई कैन व्हाट कंडीशन आई कैन इम्प्लीमेंट. तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स प्राइजेस आर विजिबल. So for example, this Apple Vision Pro seems not affordable to me right now. So what condition I'll write? I'll write a condition element dot price is less than 2 lakh. Okay, तो ही element को return करो, जिसकी प्राइस 2 लाख से ज़्यादा हो उसको exclude कर दो. So the array, the new array that I'm going to get, I can give the name to that particular array as affordable products. Okay, and let's console log affordable products. So what obviously I'll only get the 2 products जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बिलो 2 लाख रुपीज़ है. So this is how the filter function या फिर the filter iterator works. Now it's time to explore the last and final iterator called as the reduce iterator. Now again, what exactly reduce iterator do? First of all, let's understand by using the simple array example. तो चलो मैंने वो array तो यहाँ से हटा दिया, no problem. Let's create the same array once again, the array of simple numbers. So let array is equal to 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर मैं इस ARR नाम के array के ऊपर अगर मैं reduce function implement कर दूँ, so according to the syntax you are able to see we get these many arguments inside the callback function. तो उसको मैं थोड़ा short form में लिखता हूँ. First of all, accumulator को मैं लिखता हूँ ACC. Don't worry, I'll explain you what exactly the accumulator means.
उसके बाद एलिमेंट को मैं कहता हूँ ई, इंडेक्स को मैं बोलता हूँ आई, और एरे को मैं बोलता हूँ ARR, ठीक है। सो इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे डेफिनेटली आई विल लेट यू नो दैट, बट देयर इज वन मोर आर्ग्यूमेंट टू दिस रिड्यूस फंक्शन। सो टिल नाउ रिड्यूस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे थे विच वाज अ कॉलबैक फंक्शन, और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम रिड्यूस फंक्शन इज अ इटरेटर, जो इटरेटर दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक तो पूरा का पूरा कॉलबैक फंक्शन और दूसरे को हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू। Now what exactly this initial value is? So first of all, before passing the initial value or without passing initial value, let me show you what happens when I simply console log, let's say this, अभी यहाँ पे array का तो मतलब आपको पता है पूरा का पूरा array console log हो जाएगा, I का मतलब आपको पता है हर एक index यहाँ पे console log हो जाएगा। Now let's explore this ACC, what exactly we get in this accumulator. So अगर मैं इसको console log करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 प्रिंट हो चुका है लाइन नंबर 36 की वजह से, लेकिन टोटल 4 बार यहाँ पे अनडिफाइंड नाम का जो शब्द है, जो ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंट हो चुका है। Now why this happened? As I told you, there is one more argument to this reducer method called as initial value, and as I have not provided any initial value, that's why by default the first value inside the array automatically gets considered as a initial value. तो initial value store हो गई ACC के अंदर और वो हो गई प्रिंट, क्योंकि 1 इज द इनिशियल वैल्यू इनसाइड दिस एरे। लेकिन 4 बार अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? तो एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या करता है, या फिर रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, हर एक बार जब ये कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इस कॉलबैक फंक्शन को हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि एक्यूमुलेटर को कुछ नई वैल्यू हर बार मिलती जाए। सो एक्यूमुलेट का हिंदी में मतलब क्या है? जमा करना, कलेक्ट करना, इसका मतलब है एक्यूमुलेट। अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट नाम के या फिर एक्यूमुलेटर नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ भी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की, 0, 1, 2 और वट एवर द इनिशियल वैल्यू वी वांट, इसलिए बाय डिफॉल्ट एरे का जो पहला वैल्यू है वो एज ए इनिशियल वैल्यू इसके अंदर चला गया। इसी की वजह से पहले इटरेशन के वक्त मुझे कंसोल लॉग के अंदर 1 प्रिंट हुआ दिखाई दिया, लेकिन फ्रॉम द सेकंड इटरेशन the accumulator variable or ACC variable is not getting any new value, and that's why for all the other iterations the value is undefined. Point number 1. Second point is our array has total how many elements? Total 6 elements, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे पहली दफ़ा 1 प्रिंट हुआ, लेकिन और 5 बार टोटल ये इटरेटर एग्जीक्यूट होना चाहिए था, और 4 ही बार क्यों एग्जीक्यूट हुआ? दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि मैप, चाहे मैप हो या फिर फिल्टर हो, उस एरे की जितनी लेंथ है उस पूरी लेंथ के हिसाब से मैप या फिर फिल्टर फंक्शन या फिर इटरेटर इटरेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे भले ही हमारे एरे की लेंथ 6 हो, लेकिन एरे के टोटल कितने इटरेशंस हुए? 1 और ये 4, टोटल 5 ही इटरेशंस हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं दूसरे किसी वेरिएबल को कंसोल लॉग करके दिखाऊँ, मान लो इस ई वेरिएबल को जिसका नाम है एलिमेंट वेरिएबल, सो इन दिस केस एज आई हैव नॉट मेंशन, अगेन मैंने यहाँ पे कुछ भी इनिशियल वैल्यू मेंशन नहीं की है अभी तक। ये ना करते हुए अगर मैं एक्यूमुलेटर और ई यानी कि एलिमेंट वेरिएबल को अगर कंसोल लॉग करके आपको दिखाऊं तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2। ये हो गया हमारा पहला इटरेशन, लाइन नंबर 36 एंड 37 आर गेटिंग प्रिंटेड 1 and 2। लेकिन दूसरे इटरेशन के वक्त लाइन नंबर 36 इज प्रिंटिंग अनडिफाइंड, जो कि ऑब्वियसली हमारा एक्यूमुलेटर को सेकंड इटरेशन के वक्त कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा, बट द एलिमेंट वेरिएबल इज गेटिंग वैल्यू 3। For the third iteration, undefined, element variable is getting value 4. For the next iteration, accumulator is still undefined, element is 5, and for the last iteration, accumulator is again undefined, element is 6. यहाँ पे last element जो है ना, वो हमें ऑलरेडी मिल रहा है। लास्ट एलिमेंट जब हमें मिल रहा है, तब हमारे पूरे इस इटरेटर का कौन सा इटरेशन चालू था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मतलब भले ही हमारे एरे के अंदर 6 वैल्यूज़ हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस एक्यूमुलेटर मेंशन नहीं की, इसलिए पहली वैल्यू एरे की बाय डिफ़ॉल्ट इस एक्यूमुलेटर के अंदर एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जा रही है, और हमें एलिमेंट वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली सेकंड वैल्यूज से आगे की वैल्यूज़ मिल रही है, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग ओनली 5 iterations, or in the language of formula, whatever the number of elements are there in your array, if you are not mentioning the initial value in the reduce method second argument as a initial value of this accumulator variable, तो हमेशा length -1 iterations होंगी। length is 6 -1 5, तो 5 iterations हो गई, बिकॉज लास्ट इटरेशन तक आने तक
एलिमेंट वेरिएबल के अंदर हमारा लास्ट एलिमेंट हमें मिल चुका रहता है. ओके, बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन एनी डिफॉल्ट वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू द एक्यूमुलेटर, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो पहली वैल्यू है हमारे एरे की, ये एक्यूमुलेटर वेरिएबल को मिल जाती है और एलिमेंट वेरिएबल को डायरेक्टली दूसरी वैल्यू मिलती है. इसलिए जो टोटल इटरेशंस होते हैं वो हमेशा लेंथ -1 इतने इटरेशंस होते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू. स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट एक्यूमुलेटर. डोंट वरी, आई एम कमिंग टू दैट. लेकिन ये आपको समझाना था, ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ज़रूरी था. सो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ. मान लो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ जैसे कि 0. ओके, अभी अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे हर बार मुझे एक्यूमुलेटर का तो अनडिफाइंड ही मिल रहा है, बिकॉज येट एक्यूमुलेटर की वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा. लेकिन टोटल इटरेशंस कितने हो गए? 1, 36, 37, लाइन नंबर 37, 37, 2, 3, 4, 5 और 6. टोटल 6 इटरेशंस हमारे हो गए, क्योंकि मैंने इस बार एक्यूमुलेटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी. इसीलिए ई वेरिएबल के अंदर हमें जो पहली वैल्यू मिली वो 1 थी, और 1 से चालू होने के कारण जब तक हमारा पूरा का पूरा एरे एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक इस रिड्यूस मेथड के इटरेटर के इटरेशंस चालू रहेंगे. एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू अचीव ऑल 6 इटरेशंस राइट नाउ. नाउ लेट्स गेट बैक टू द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट. व्हाट इज एक्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस एक्यूमुलेटर? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक्यूमुलेशन का मतलब जमा करना. सो हम एग्जैक्टली क्या जमा कर रहे हैं? तो जमा हम कर रहे हैं सार, पूरा समरी इस पूरे ऑपरेशन का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समरी? तो मान लो मैं अगेन एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं. मान लो इफ आई वांट टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ई प्लस ई. लेकिन यहां पे एलिमेंट प्लस एलिमेंट लिखने से क्या होगा? 1 + 1, 2 + 1 ऐसे होता जाएगा. मुझे क्या चाहिए? करंट वैल्यू, जो करंट इटरेशन चालू है हमारा, उस वक्त जो करंट वैल्यू है हमारे ई वेरिएबल के अंदर वो, प्लस नेक्स्ट इटरेशन इन फ्यूचर में जब होने वाला है तब कौन सी वैल्यू ई वेरिएबल के अंदर आएगी? वो होगी 2. इनका एडिशन मुझे कहीं स्टोर करना है, और इसी के लिए हमारे पास ये एक्यूमुलेटर नाम का वेरिएबल है. So with this accumulator variable, what we are going to do, let me show you that. So first of all, what I'll do, default value of this ACC variable is 0. So at initial iteration, what I'll do, ACC plus E. Okay, और इसको मैं स्टोर कर दूंगा ACC के अंदर ही. मतलब फर्स्ट इटरेशन विल बी 0 प्लस E मतलब 1, तो यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा 1. At the second iteration, what is the value of E? The value of E is 2. But what is the value of ACC? It's 1. It's now it has become the previous value. So 1 + 2, 3. एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा 3. नेक्स्ट इटरेशन में ई के अंदर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. और एक्यूमुलेटर के अंदर कौन सी वैल्यू हमने स्टोर की थी एट द प्रीवियस इटरेशन? 2 + 1 का एडिशन जो कि था 3. सो 3 + 3 6. मतलब हमें इन तीनों की एडिशन मिल गई. सो दिस इज हाउ वी एक्यूमुलेट इटरेशन बाय इटरेशन न्यूअर एंड न्यूअर वैल्यूज इनसाइड दिस एक्यूमुलेटर वेरिएबल. गॉट इट? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिटर्न ACC, तो मुझे एट द एंड मुझे जो नया एरे मिल जाएगा वो होंगे एडिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल नंबर्स. बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नाम देते हैं. और इस पूरे वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करने की कोशिश करूँ तो मुझे एडिशन क्या मिल जाएगी? 6 + 5, 6 + 5 it's 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, and this is how we have received 21 on the console. So this is how the accumulator works. अभी इसका implementation अगर हम एक रियल एप्लीकेशन बना रहे हैं, and if we are having this products array similarly something like this, तो इस accumulator का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल एक तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. ठीक है, सो प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा, कॉमा देके हमें इसकी इनिशियल वैल्यू भी डिसाइड करनी है. सो कॉल बैक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कौन से होंगे? एक्यूमुलेटर, एलिमेंट, इंडेक्स एंड फाइनली एरे. अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. सो वी आर कैलकुलेटिंग टोटल प्राइस. मान लो कि मैंने ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने कार्ट में अगर ऐड कर दिए. ओके, सो इस कार्ट की जो पूरी वैल्यू होगी, एडिशन ऑफ ऑल द प्राइजेस, तो मेरे कार्ट की टोटल वैल्यू क्या होगी? ऐसा थोड़ा छोटा सा एक एल्गोरिदम हम यहाँ पे लिखते हैं. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू
मैं दूंगा कुछ इस तरीके से। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 भी दे सकता हूँ, लेकिन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिफोर ऑब्जेक्ट, ओके लेट्स गो विथ 0, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी 0, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, accumulator which the default value is 0 is equal to ACC plus element dot price, ठीक है। I'll return accumulator variable, और मुझे जो नया एरे यहाँ पे मिलेगा वो होगी मेरी टोटल प्राइस। सो लेट्स कंसोल लॉग। सो ये काफ़ी मिलता जुलता एग्जाम्पल है हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से। सो एज यू आर एबल टू सी 5,27,799 इज द कलेक्टिव प्राइस ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल जो सिमिलर है विद द प्रीवियस एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स इनसाइड एन एरे। सो इट लुक्स क्वाइट सिमिलर। लेकिन इसी रिड्यूस मेथड का हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सो मान लो यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे एरे को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेट्स अज्यूम दैट। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरा एरे कुछ अलग तरीके से दिखेगा। फिलहाल ये मेरा एरे है, जिस एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे ये ऑब्जेक्ट है, 1 इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, 2 इंडेक्स पे तीसरा ऑब्जेक्ट है। मान लो मुझे इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, पूरे के पूरे एरे को ट्रांसफॉर्म करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का जो आईडी है ना, वो आईडी होगी की, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे द की ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 101 लेट्स से, और वैल्यू होगी एक दूसरा ऑब्जेक्ट, और इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उस सारे प्रोडक्ट्स के बाकी के जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से। ओके, ये थोड़ा लफड़ा वाला काम हो गया। लेट मी जस्ट मेक इट इन लाइन, कि यहाँ पे मैंने इन लाइन कमेंट लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर की हो गई प्रोडक्ट का आईडी, और वैल्यू हो गई पूरा का पूरा प्रोडक्ट। सिमिलरली द सेकंड की विल बी 102, जो कि हमारे आईडी है दूसरे प्रोडक्ट का, और दूसरे प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स का ऑब्जेक्ट विल बी द सेकंड वैल्यू। तो मैंने एरे को कन्वर्ट कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स है, की है हर एक प्रोडक्ट का आईडी, और वैल्यू है एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस यूजिंग द रिड्यूस मेथड। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को कमेंट करके एक नया एग्जाम्पल बनाता हूँ। सो प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इस कॉल बैक फंक्शन को, और कुछ इनिशियल वैल्यू। नाउ इन दिस केस आवर इनिशियल वैल्यू इज गोइंग टू बी अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ओके, previously our initial value was a 0, it was an integer, it was a number, because we were accumulating all the prices by performing collective arithmetic operation on them. But right now as we are going to transform the entire array into an object, तो मेरी default value होगी एक blank object, और इसी blank object को हम mutate करेंगे with a actual entire object. Now at the every iteration of this particular reduce iterator, what will happen? So एक्यूमुलेटर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर फिलहाल ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, बराबर। अब इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे जो पहली की डालनी है, वो की कुछ इस तरीके से होगी, ACC ऑफ ई डॉट आई डी, ठीक है। ACC इज माई ब्लैंक ऑब्जेक्ट ऑफ, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू की, जो की होगी हमारे एलिमेंट का, पहले एलिमेंट का या फिर पहले प्रोडक्ट का आईडी, इज इक्वल टू द एंटायर एलिमेंट, एंड लेट्स रिटर्न ACC. At runtime, line number 43 will be translated something like this: 101, because ACC of E.id है 101, ACC is a object, तो यहाँ पे की हो जाएगी हमारी 101 इज इक्वल टू ई, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है विथ ID कोलन 101, टाइटल कोलन iPhone और वट एवर इट इज एंड सो ऑन। सो इस तरीके का हमारा ACC जनरेट होगा एट द फर्स्ट इटरेशन, we are returning it, and from the second and third and fourth iteration you know how the things will happen. So if I now try to console log, okay first of all let me new products object is equal to, और यहाँ पे अगर मैं इस new products object को console log कर दूँ, then I'm getting the object something like this, where the keys are 101, it's no more a array first of all, ये array नहीं है अभी, ये एक object है जिसके अंदर की है 101, और उसकी वैल्यू है एक पूरा का पूरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पहले प्रोडक्ट को।
की है 102 और उसकी वैल्यू है पूरा का पूरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे दूसरे प्रोडक्ट को, एंड सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग फॉर द लास्ट एंड फाइनल थर्ड प्रोडक्ट एज वेल. So this was about the iterators, only a few iterators in JavaScript. There are many iterators available in JavaScript. लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस iterators नाम के टॉपिक को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ. So in this video we have learned the map, the filter and the reduce iterator. If you have any queries, just write those queries down in the comment section, and if you like the video, hit the like button, and to stay tuned with JavaScript playlist as well as more videos like this, don't forget to hit that subscribe button as well, and I'll see you in the next video. Bye bye.